नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक जो हमने आधे पे छोड़ा हुआ था, है ना। भार और द्रव्यमान से चीज़ें आगे को चलेंगे। इसी के अंदर प्लेन वेग किसे कहते हैं, इसके वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं, सारे टॉपिक इसके अंदर आज कवर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हिंदी और इंग्लिश में आप बोलिए, वो दोनों चीज़ से हम कवर कर रहे हैं। अब आपको चीज़ों को पढ़ने में बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये रही आज की क्लास। और एक चीज़, आप लोगों ने बैच को खरीद लिया होगा। उस बैच के अंदर 1600 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ जो आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ठीक है, 16 वीडियो रहेंगी, 1600 क्वेश्चनों का आंसर आपको दिया जाएगा, जिस पर क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के होंगे और कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर, जो आप पीडीएफ दे रहे हैं, जो आप क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए भी है? मैं ये कहूंगा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब दोनों के उसमें क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। तो आप उस बैच को बिल्कुल बिना संकोच के ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है वेट और मास। क्या होता है भार और क्या होता है द्रव्यमान। मैंने आपको पहले भी चीजें यहां से कराई हुई थी कि हम भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, द्रव्यमान m किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। बोल रहा है जो ये मास है वो किसी भी, ठीक है, मास m इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसमें क्वांटिटी है और यह एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भार के बारे में क्या बोला है? भार W वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर कार्य करता है और यह सदिश राशि है। वेट W इज द फोर्स एक्टेक्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी। भैया ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसी वस्तु पर लगने वाला एक फोर्स है। ठीक है, जो कि W बराबर क्या होता है, mg, जो कि वस्तु पर हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। जैसे ही मैंने ये वस्तु को छोड़ा तो नीचे की ओर एक फोर्स लगा, तभी ये नीचे को आई और उस फोर्स का नाम क्या है, W बराबर mg। जहां वेट क्या है, W क्या है, वेट है, भार है, भार जो कि न्यूटन में। ठीक है, मास क्या है, केजी है, द्रव्यमान किलोग्राम में। भैया जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वजनित त्वरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन एक पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, क्वेश्चन कहेगा कि भार क्या बदल सकता है या वही रहता है, या द्रव्यमान जो मास होता है वो चेंज होता है कि वही रहता है। द्रव्यमान हर एक जगह पर, है ना, हर जगह समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक हो गया। लेकिन भार बढ़ता व घटता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। वो कंडीशन के अनुसार क्या होगा, अप्लाई होगा। इसका मतलब द्रव्यमान हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है। आपको पता है अगर इंसान का वेट कितना किलो है, 60 किलो है। अगर इसी इंसान को तुम कहां पर ले जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, जो कि चंद्रमा पर जो पृथ्वी का जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। अगर आप यहां 60 किलो थे, ये 60 किलो कहां की बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर बात कर रहा हूं, और चंद्रमा पर आपका इसका छठा हिस्सा, 60 का छठा हिस्सा कितना होता है, 10 किलो। आप 10 ही किलो के रहोगे कहां पर, चंद्रमा पे, तो आपका भार कम हो गया। लेकिन आपका मास कम होने वाला नहीं है। आपकी जो बॉडी है वो बॉडी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी चंद्रमा पर भी। ठीक है, चाहे उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान हर जगह पर सेम रहती है, लेकिन जो वेट है वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब देखना 2-3 क्वेश्चन और यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आपको बता रहा हूं। भैया जी, मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। लेकिन वेट कैसी राशि है? वेट कैसी है? सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने कहा मेरे पास दो क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। यह 5 किलो का है, ये कितने किलो का है, 5 किलो का है, और ये 1 किलो का है। मैंने कहा इन दोनों ऑब्जेक्टों को मैं कहाँ ले गया हूँ, चंद्रमा पर ले गया हूँ। चंद्रमा पर इनका वेट कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 5 और 1 पृथ्वी पर दोनों मिला के 6 kg के हैं। जब इनको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो ये कितने किलो के हो जाएंगे, 1 किलो के। इसका छठा भाग है ना, 6 से हमें भाग कर देना है
तो ये 1 किलो का हो जाएगा। लेकिन इसका मास कितना रहेगा, मास मतलब ये दो वस्तुएं थी ना, जब चंद्रमा पे ले जाओगे अभी भी ये 2 ही वस्तुएं रही हैं। ये होता है मास और वेट में अंतर। क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न ग्रहों पर भार अलग अलग होता है। भार क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, वेट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स बट मास रिमेन कांस्टेंट। मास जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये रहा अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है फ्री फॉल किसे कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, मुक्त पतन और पलायन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्री फॉल पढ़ते हैं, मुक्त पतन किसे कहते हैं। क्वेश्चन कहना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट एयर रिस्ट्रिक्शन। भैया जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बिना वायु प्रतिरोध के गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं, फ्री फॉल। यहां पर लिखा है बिना वायु प्रतिरोध, वायु का प्रतिरोध नहीं, वायु होगी ही नहीं उस पर, इसका मतलब ऐसा ये कहना जा रहा है विदाउट एयर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है भैया जी, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई। मैंने आपको बताया था ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो a नहीं होगा मेरे भाई, वहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, g लिख देंगे। s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a नहीं होगा, क्या हो जाएगा, g, क्योंकि ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, a नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और यहां पर एस भी नहीं होगा विस्थापन, यहां पर एच हो जाएगा। क्या होगा, एच होगा, क्योंकि हाइट इस समय की विस्थापन क्या हो जाएगा, हाइट में होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेलोसिटी, वह मिनिमम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए। मैंने कहा ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे इतने वेलोसिटी से फेंकूं, मैं इसे इतने वेलोसिटी से फेंकूं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल क्षेत्र, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, मतलब जो ये एरिया जहां ग्रेविटेशन अपने आपको खींचती है, हर कोई वस्तु केंद्र की ओर अपने आपको खींचती है, अगर मैं इतने वेग से फेंकूं इसे, इतने कम से कम वेग से फेंकूं कि ये ग्रेविटेशनल एरिया को क्या कर जाए, पार कर जाए, ये वस्तु दोबारा से इस पृथ्वी पर आने वाली नहीं है, उसे ही बोलते हैं पलायन वेग। वह कम से कम वेग जब कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए पलायन वेग कहलाता है, इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक हो गया, वी बराबर 2GRE। भैया क्या लिख रखा है, 2v2। भैया ये तो फॉर्मूला कुछ गलत नज़र आ रहा है मुझे, ये फॉर्मूला क्या नज़र आ रहा है मुझे, गलत नज़र आ रहा है। तो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है वी इक्वल टू अंडरूट 2GRE। ये यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला आगे को देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक फॉर्मूला इसमें और होता है वी इक्वल टू अंडरूट 2GRE अपॉन, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं 2GM अपॉन RE। ठीक हो गया, 2G यहाँ पर M आता है, R नहीं आता है, यहाँ पर R तो अपॉन में आता है, 2GME अपॉन RE। ये फॉर्मूले होते हैं, दो के दो एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, VE इक्वल टू रूट 2GRE, V इक्वल टू 2GME अपॉन RE। जल्दी से नोट करेंगे, मैं यहाँ पर साइड हो रहा हूँ। आप लोगों को क्या लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है क्वेश्चन वाला आखिर पूछता कैसे है, ये हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है जिसका भार 10 किलो है, उसका पलायन वेग, उसका जो पलायन वेग है वो 50 है। क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन ये बोल देगा यदि इस वस्तु के जगह पर 20 केजी, किसका? 20 केजी के ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका पलायन वेग कितना होगा? ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे कि भैया जो पलायन वेग है वी है, क्या कहीं यहाँ स्मॉल एम आ रहा है? क्या कहीं मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप बोलोगे चाहे आप यहाँ 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 1000 ले लो, ये उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब पलायन वेग का मान वी का मान लिखेंगे मेरे साथ, का मान किस पर? द्रव्यमान पर। किसके द्रव्यमान पर? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। का मान वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। यहां भी आप लोग देख रहे होंगे, यहां भी मास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस किस पर निर्भर कर रहा है? नंबर 1 निर्भर कर रहा है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण पर। नंबर 2 रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, और मास ऑफ अर्थ। ठीक हो गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भैया। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पलायन वेग का मान होता कितना है? वीई इक्वल टू होता है 11.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है मिनिमम वेलोसिटी। अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर इस पेन को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना किलोमीटर पर सेकेंड है, बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन बना के दे देता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे घूम जाएंगे, उन्हें पता है 11.2, लेकिन घूम गए। कहां घूमे? मीटर है कि किलोमीटर? भैया इसको मैं 11.2 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं, लेकिन इतने वेग से नहीं फेंक सकता हूं, इसे याद रखना। तो किलोमीटर पर सेकंड है। क्या है? 1 सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दोगे, वो वस्तु इस जमीन पर दोबारा आने वाली नहीं है। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 फॉर्मूले मैंने आपको नोट करा दिए थे। ये रहा। अब देखते हैं केपलर के नियम में जाने से पहले एक क्वेश्चन एग्जामिनर और पूछता है। क्या पूछता है? ठीक है, पूछेगा कि एक ऑब्जेक्ट 1 किलो का है, दूसरा ऑब्जेक्ट 50 किलो का है। आप मान लो, मैंने कहा आप छत पर गए, आप छत पर जाओ, एक लो 1 किलो कोई वस्तु, एक लो 50 किलो की वस्तु, दोनों को मुक्त रूप से फेंको, फ्री फॉल फेंको दोनों को, कौन पहले पहुंचेगी? मैंने कहा मेरे पास एक ताला है, मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कुछ नहीं होगा, मैं दोनों को नीचे फेंकूंगा, कौन पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? जल्दी बताइए। आप कहोगे ये पहले पहुंचेगी, लेकिन अगर मैं इस पर कंडीशन तुम्हें दे दूं, मैं कह दूं कि बीच का माध्यम निर्वात है। निर्वात है मतलब बीच में वायु है ही नहीं, इसके बीच में अभी तो वायु है, अभी तो वो पहले पहुंचेगा जिसका वेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर वायु नहीं होगी, इसका कहने का मतलब अगर वायु नहीं होगी तो कैसा माध्यम होगा भैया? जो माध्यम होगा वो निर्वात होगा। तो निर्वात में हम इनको फेंक रहे हैं। किस में फेंक रहे हैं? निर्वात। ठीक है, जो ऊपर लिख रखा था वायु प्रतिरोध में गिरती है। तो भैया कौन वस्तु पहले पहुंचेगी? मेरे भाई दोनों वस्तु एक साथ पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगी? एक साथ। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनर बोल देगा एक वस्तु 10 किलो की है, दूसरी वस्तु 1 कुंटल की है, 100 किलो की है, दोनों को किस में? वायु प्रतिरोध के बिना गिराया जाता है। कौन वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी? आपका जवाब होना चाहिए दोनों एक साथ पहुंचेगी। चाहे वो निर्वात बोल दे, चाहे वो बिना वायु प्रतिरोध के बोल दे, कंडीशन दोनों एक ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनर पूछता है। अगले उस पर चलते हैं। अगला आ गया है क्या चीज? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति के नियम। केपलर ने कहा 3 नियम हैं ग्रहों के। ग्रह क्योंकि क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने अपने 3 नियम दिए। पहला नियम कक्षाओं का नियम। साफ साफ क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? पहले नियम को बोलते हैं कक्षाओं का नियम। ये बोलता है कि जो ग्रह हैं, जो क्या है? ग्रह हैं, सूर्य के एक फोकस के साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलते हैं। मैं चित्र बनाऊंगा,
यहाँ पर क्या है, सूर्य है, और यहाँ पर मैं इस प्रकार का एक चित्र बनाऊंगा, ये इसके सेंटर पर है, और क्या चीज़ें कह रहा है, ये रहा। ठीक है, जो ग्रह है ना, इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा इसे बोलते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, मतलब पूरे रूप से गोल नहीं, दीर्घ वृत्ताकार। एक साइड इसका अंडाकार, एक साइड इसका क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग देख रहे हैं ये साइड, तो बोल रहा है कि सूर्य कहीं पर भी एक जगह स्थित होगा, ऐसा बोल रहा है, और वो उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है क्षेत्रफल का नियम। क्वेश्चन पूछ देगा, केपलर के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कहोगे क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। किसका नियम? लॉ ऑफ एरिया। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये है ना, ये मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, इसे 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे। यहाँ भी इसे यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकंड लगे, तो भैया जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समान समयांतराल में समान एरिया को कवर करता है। तीसरा नियम काल का नियम, ठीक है, समय का, लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स मतलब काल, काल का नियम, समय काल का नियम, ठीक है। समय, इसमें समय की बातें चलेंगी। ये यहाँ पर लिखा गया है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, चाहे आप लिख दो a³, बात एक ही है, ठीक है। ग्रहों के कक्षा काल का वर्ग, कक्षा काल मतलब जो काल मतलब समय है ना, बोलते हैं उसका काल आ गया मतलब समय आ गया, तो कक्षा काल का वर्ग मतलब स्क्वायर। उनकी कक्षा की अर्ध प्रधान अक्ष है ना, इसको दीर्घ अक्ष लिख देते हैं कि घन शक्ति मतलब घन मतलब क्यूब के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का क्या है, साइन है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो मैंने बोला था ना इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट्स सेमी मेजर एक्सेस, इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस। यही यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि छोटा भाग होगा। ठीक हो गया। तो ये ग्रहों के 3 नियम थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहला नियम कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम, समय काल का नियम, ठीक है, और t² प्रोपोर्शनल टू a³। गुरुत्वाकर्षण के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ज्वार भाटा, दो हमारे क्या आता है, टाइड आते हैं, टाइड्स, जो ज्वार भाटा उगता है ना वो क्यों आता है, तो लिखा है कॉज बाय द मून्स ग्रेविटी ऑन अर्थ। भैया जी क्वेश्चन ये पूछेगा कि ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा, टाइड्स आते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है ग्रहों की कक्षा स्थिर रहती है, ये किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। प्लैनेट्स स्टे इन ऑर्बिट्स, ठीक हो गया। वर्षा और नदियों का बहना, वर्षा नीचे की ओर गिरती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। रेनफॉल और रिवर फ्लो, जो नदियां बहती हैं वो भी हमेशा नीचे की ओर ही बहती हैं, ठीक है। लेकिन एक नदी ऐसी है भारत में जो अपनी उल्टी दिशा में बहती है। अगर आपको जीएस का क्वेश्चन पता है तो आप बता सकते हैं, है ना। वेट डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, विभिन्न ग्रहों पर अलग अलग वेट का होना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। जहां जितना ग्रेविटेशन लगेगा भार उसी हिसाब से काम यहां पर करने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। मुख्य बिंदु क्या थे भैया, मुख्य बिंदु भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि की पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन, बहुत बार आपको बता दिया है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। गुरुत्व एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजिंग विद हाइट एंड डेप्थ, बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण ऊंचाई और गहराई के साथ घटता है। क्वेश्चन बोल देगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। कहाँ पर, केंद्र पर। क्वेश्चन बोल देगा कि पृथ्वी को सुरंग मानकर उनके अंदर एक ऑब्जेक्ट फेंका जाता है, और जो ऑब्जेक्ट घूमेगा वो किस प्रकार से करेगा, वो दोलनी गति करेगा। ये प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अगला, पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स मास एंड रेडियस, डज नॉट डिपेंड होगा मेरे भैया, है ना, डिपेंड से नहीं होगा। पलायन वेग द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान, पलायन वेग है ना, एस्केप वेलोसिटी किसके, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऐसा ये बोल रहा है। क्या ऐसा होता है, हम देख लेते हैं। ग्रह पलायन वेग VE इक्वल टू 1√2mE अपॉन 2mE/RE होता है, सॉरी 2mE/RE नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 फॉर्मूले है ना, एक होता है VE इक्वल टू √2gRE,
दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है VE इक्वल टू √2GM/RE, ये है। ठीक है, तो आप देखिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है। पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान मतलब भैया पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन 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 किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान से देखना, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट मास किसके मास पर? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर वो करता है। ठीक है भैया, उदाहरण क्या उदाहरण है देखते हैं। इस उदाहरण को पढ़ने से पहले एक चीज़ इस पे थोड़ा सा स्किप हो गया है, ध्यान से देखेंगे। एक होता है क्या चीज़? एक होता है पलायन वेग, इसके वेलोसिटी। एक क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ग्रही वेग, ग्रह वेग, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी नोट करेंगे, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, VO इक्वल टू √GR। डायरेक्टली फॉर्मूला है ये। क्या है? डायरेक्टली क्या है? फॉर्मूला है। सभी लोग इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। VO इक्वल टू, नोट कर लिया होगा, GR। ठीक है सुबह से शाम पढ़ाते पढ़ाते गला भी खराब हो गया है। ठीक है अगर एक फॉर्मूला और लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। VO इक्वल टू √2GM/R होता है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं होगा। 2 तो किस में आता है? इसके वेलोसिटी के अंदर आता है, तो 2 को हटा देंगे। V0 इक्वल टू √GM/RE। ये देखो, यही वो क्वेश्चन था जो इससे पहले वाला था। जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि फिर हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा क्योंकि उसमें नहीं मिलेगा ना आपको, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैंने आपको बताया था, V0 इक्वल टू √2GRE, ऐसा बताया था ना। स्केप वेलोसिटी, ये स्केप वेलोसिटी है। स्केप वेलोसिटी इक्वल टू, अगर मैं √2 और √GRE ऐसे लिख दूं तो VE इक्वल टू √2, इसको मैं V0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? √GR को मैंने V0 लिखा, √2 ऐसी रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के संबंध में बताओ, तो ये होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। VE इक्वल टू √2, ये भी क्या होता है? वैल्यू। क्वेश्चन बोल देगा कि बताइए पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? √2 होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। आज की क्लास का ये शायद से लास्ट क्वेश्चन होगा, और हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं। उदाहरण, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 5 kg masses placed 2 meters apart? भैया दो मीटर की दूरी है ना, R बराबर 2 मीटर दिया है, स्थित 2 5 kg है ना, M1 भी 5 दिया है, 2 वस्तुएं हैं क्योंकि M2 भी 5 kg दिया हुआ है। द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ध्यान से देखना, F बराबर होता है GM1 गुणा M2/R²। मेरे भाई G का मान मैंने फिक्स बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है दोनों का? 5 kg। 5 इंटू 5 अपॉन R कितना है? जल्दी से देखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। 2 गुणा क्या हो जाएगा? 2। तो सॉल्व करेंगे, 6.67 इंटू 5 × 25 गुणा 10⁻11 और बट्टे में 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 से इसको कट कर दो, 4 1 जा 4, 2 बचा 26 हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 बचा, फिर 27 हो गया, फिर 6 बार चली जाएगा। इसका मतलब 1.66 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻11। फिर सॉल्व कर देंगे 25 से, 25 छक्का 150 है ना, हासिल लगा 15, 25 छक्का 150, 60 65 की 5 है ना, ये 165, हासिल लगा 16, और फिर कितना हो गया? 25 से कम 25, 25 और 16 41, 2 स्थान पर पॉइंट ये हो गया
0.5 इंटू 10⁻11 ये फोर्स आ गया, तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ये रहा। अब कुछ चीज़ें क्या छूट रही हैं क्लास में, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया है ना, जी की वैल्यू आपको मैंने बता ही दी है और सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, है ना। ये भी हो गया और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ कौन किस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है कि कैसे कैसे गुरुत्वाकर्षण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ये याद रखना कि ज्वार भाटा कैसे आता है, कॉज्ड बाय द मून्स ग्रेविटेशनल अर्थ। भैया ग्रेविटी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केपलर के 3 नियम मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों नियम याद करने हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, मुक्त पतन किसे कहते हैं, पलायन वेग किसे कहते हैं। और यहीं से आज की हमारी क्लास स्टार्ट थी, भार और द्रव्यमान। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, आप लोग देख रहे होंगे, सारी डिटेल में चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे को बढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी ने बैच नहीं खरीदा है वो बैच खरीद सकता है। 119 रुपये उस बैच का क्या है, कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं, मज़ेदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको भी अगर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो इस बैच के साथ जुड़िए। 119 रुपये में से, है ना, आधे पैसे यूट्यूब काट लेता है और आधे पैसे हमारे किसके पास चले जाते हैं, जो टाइपिंग मास्टर है उसके पास चले जाते हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि आपके 119 रुपये से मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगी। मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको देता हूँ रिवाइज करने के लिए चीज़ें। और PDF मैथ्स विक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।